हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 6। आई होप 5 लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे। और लास्ट लेक्चर ज़रूरी था बहुत ज़्यादा, उसमें हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, 10-12 क्वेश्चंस लगाए थे। और मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन ऐसे कराए थे, मतलब एक तो आपके लिए होमवर्क ही था, आई होप आपने किया होगा, है ना। वो क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपके बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सीबीएसई अब लेवल अप कर रहा है तो थोड़ा प्रैक्टिस आप ज़्यादा कीजिए। चलो, आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, जो बच्चे कह रहे होंगे यार उसका सॉल्यूशन, है ना, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। चलो, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। आप में से बहुत कम बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे। देखो, आप जब शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए अच्छा अच्छा हम कंटेंट तैयार करें, आपकी पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाए। ठीक है। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अपने डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हो। मैं वहाँ पे माइंड मैप्स वगैरह डालता रहूँगा, क्विजेज वगैरह डालता रहूँगा, जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ब्रश अप होते रहेंगे। ठीक है, रिमाइंड होते रहेंगे। तो इसको, जो आपको ये क्यूआर दिख रहा है, इसको स्कैन करो। इसको स्कैन करते ही आप टेलीग्राम के लिंक पे पहुंच जाओगे, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है। चलिए, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? देखो, आई नो बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ भी रखा है, लेकिन मैं गारंटी से कहूँगा कि यहाँ पे आपको कुछ नया ही देखने को मिलेगा। अब आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक 3D स्पेस है ना। आपने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक 3D स्पेस है किसी भी चार्ज के अराउंड। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब मैं ये कहानी थोड़ी सी रिवाइंड करना चाहता हूँ कि आपने दो चार्जेस अगर हम लेते हैं, आपने दो चार्जेस लिए, आप कहोगे कि सर इस पे ना ये कूलम्स फोर्स लगाएंगे एफ, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा एफ। ठीक है जी, ये एफ होगा। थोड़ी देर के बाद सिचुएशन क्या हो सकती है कि हो सकता है नेगेटिव वाला यहाँ पे आ गया, है ना। नेगेटिव वाला यहाँ पे आ गया, इसकी पोजीशन चेंज हुई। जैसे आपने मैग्नेट्स के केस में तो ये ज़रूर देखा होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के केस में आप नहीं देख पाओगे, विजिबल चीज़ें नहीं है ये, लेकिन मैग्नेट्स को तो आपने देखा ही होगा ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, वो पास में आ जाता है। सिमिलरली ऐसा ही यहाँ पे हुआ। अब यार देखो, यहाँ पे कितनी अमेजिंग चीज़ है। क्या अमेजिंग है सर इसमें? बिना किसी कांटेक्ट के, देखो इसकी पोजीशन चेंज हुई है, इसकी पोजीशन चेंज हुई है, मीन्स इस पे फोर्स लगाया। लगाया किसने? है ना, इस पॉजिटिव चार्ज ने। ठीक है सर, इस पॉजिटिव चार्ज ने लगाया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट तो हुआ ही नहीं। आपने बचपन में क्या पढ़ा है? 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, आपने क्या पढ़ा है? अगर आपको किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज करनी है ना, अगर मुझे इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे रखना है, तो मुझे इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, लगाना पड़ेगा। अब फोर्स लगाने के लिए सपोज करो ये कोई बॉक्स है, तो मुझे इसको टच तो करना पड़ेगा ना, इसको कांटेक्ट तो करना पड़ेगा, इसके साथ कांटेक्ट तो बनाना पड़ेगा। हाँ या ना? आपके सामने आपका मोबाइल है, चलो मोबाइल तो अभी आपके हाथ में ही है, कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, पेन पड़ा हुआ है, आपकी कॉपी है, नोटबुक है, आप बिना उसको कांटेक्ट करे, बिना उसके साथ कांटेक्ट बनाए, क्या आप उसको हिला सकते हो? उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो? नहीं सर, है ना, हमारे पास ये सुपर पावर नहीं है। तो फिर यार ये यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या हुआ, बिना किसी कांटेक्ट के यहाँ पे दो, एक चार्ज ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, उस पर फोर्स लगाया। अमेजिंग बात यह है कि ये जो है कॉन्टेक्ट लेस फोर्स है हमारे पास। अब कॉन्टेक्ट लेस फोर्स कैसे लगा यार, है ना। उस चीज की जो कहानी, मिस्ट्री जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा खेल किसका शुरू होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये सब काम जो हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ है। सपोज करो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। अब कोई भी चार्ज होता है, वो अपने एनवायरनमेंट को ना मॉडिफाई करता है। ठीक है। वो अपने एनवायरनमेंट को क्या करता है बेटा? मॉडिफाई करता है। देखो यार, ये चार्ज है। अब मॉडिफाई कहने का मतलब, अगर मैं मॉडिफिकेशन के लिए अच्छा सा वर्ड यूज करूं तो मैं बात कर सकता हूं कि पोलराइज करता है। ठीक है। पोलराइज मैंने आपको चार्ज में बताया हुआ है कि पोलराइजेशन क्या होता है। अब जो एयर है, एयर में थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है? एयर में भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके भी तो एटम्स हैं, एटम्स में उनमें भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, है ना, ये सब चीज़ें।
तो यार इनके बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, कुछ भी होगा, चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा भाई वो तो। थोड़ा सा डीप लेके जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने ये चीजें ऐसे नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। अब ये इस चार्ज ने क्या किया, इस चार्ज ने क्या किया, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया, और इसी मॉडिफिकेशन के कारण यहाँ पे हर जगह पे इसकी ना एक फील्ड डेवलप हो जाती है, इसके हर जगह पे क्या हो जाती है, फील्ड डेवलप हो जाती है। सपोज करो यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है ना, ये E3 हो गया, ये E4 हो गया, ये E5 हो गया। अब हर एक की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये E6। अब जैसे ही कोई दूसरा चार्ज, सपोज करो पॉजिटिव, पॉजिटिव ले आते हैं, जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इसके रीजन में आएगा, इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, है ना, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब जैसे ही ये इसके इन्फ्लुएंस में आया, अब देखो यार ये चार्ज है ना, ये भी चार्ज है, कोई इंसान तो है नहीं। अब एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऐसे आता है, इसको कैसे दिखता है कि ये आ गया भाई, इसके ऊपर मुझे फोर्स लगाना है, समझ रहे हो कहानी को। तो वो चीज है, अपने एनवायरनमेंट को इसने क्या कर रखा था, मॉडिफाई कर रखा था। ये व्हाइट वाला चार्ज इसके इन्फ्लुएंस में आया, ठीक है, ये इसके इन्फ्लुएंस में आया, और इन्फ्लुएंस में आते ही इसके ऊपर कितना क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वेरी गुड, दोनों सेम है तो ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना, दोनों के दोनों सेम है तो ये क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और फोर्स लगेगा कितना, जितना ये चार्ज है, मान लो ये चार्ज है Q0, ये चार्ज कितना है Q0, और यहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी E6। अगर सर एक और चार्ज आप ले आओ, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अगर मैंने यहां पे रख दिया, अब नेगेटिव पे क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, मान लो ये है Q1, Q1 इंटू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E2। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पे अलग अलग होगी, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। क्लियर। तो ये जो फोर्स लग रहा था ना बेटा, ये फोर्स के पीछे का रीजन ही क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, फोर्स के पीछे का रीजन ही क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, क्योंकि इसने इस ग्रीन वाले चार्ज ने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्या किया हुआ है, मॉडिफाई किया हुआ है, और जैसे ही इसके इन्फ्लुएंस में कोई आता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। ये फोर्स एक्सर्ट कर देता है कितना, जितना उसका चार्ज है, और उस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीन्स उस पॉइंट पे इसने कितना ज्यादा एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया हुआ है, ये समझ लो, ठीक है। और यहीं से अगर मान लो हमने F इज इक्वल टू Q1 इंटू E2 किया, इफ Q1 की वैल्यू मैं 1 कूलम ले लूँ, Q1 की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, 1 कूलम ले लेता हूँ, तो मेरे पास फोर्स और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी ना। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ फोर्स ऑन 1 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज के ऊपर कितना फोर्स होता है। अब ये चीजें ना आपकी असर्शन रीजनिंग में भी काम करेगी, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में भी काम करेगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और आपका जो चैप्टर नंबर 2 है बेटा, इसमें आप जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, बहुत हाईली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं ये, बहुत ज्यादा। अगर आपने ये समझ लिया ना, आपके 6 चैप्टर आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, समझ आया। और जो हमारी बुक्स में डेफिनेशन होती हैं, जो आपको टीचर्स आपके डेफिनेशन बताते हैं, वो भी हम लिखेंगे, कोई बात नहीं। अब वो क्या होती है कि इट इज़ अ 3D स्पेस, है ना, 3D। अब ये तो 2D है, 2D में बना हुआ है बोर्ड पे, 3D स्पेस जहां पे कोई एक्सटर्नल चार्ज आएगा उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यही आता ना। तो ये कहानी यहीं से तो लिखी हुई है जो हमने बनाया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब समझ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड is a 3D space around a charge in which an external charge experiences force. जिसमें एक कोई बाहर का कोई चार्ज आ जाए तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अच्छा, वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। समझने के लिए हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स ऑन 1 कूलम। सपोज करो आप यहाँ पे, ये कोई चार्ज है, अब इसने अपने आसपास एक अपना, है ना, एक फील्ड क्रिएट की हुई है। मान लो ये रीजन इसने अपना क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम कोई चार्ज रख दें, मतलब आपको इससे आर डिस्टेंस पे, इस पी पॉइंट पे क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप क्यू नोट चार्ज रख दो। ठीक है, अब क्यू नोट चार्ज रख दो, मान लो इसकी वैल्यू थी क्यू। इन दोनों के बीच में फोर्स तो लिख सकते हो, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू क्यू नोट अपॉन आर का स्क्वेयर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स ऑन 1 कूलम, 1 कूलम पे। तो इफ क्यू नोट इज इक्वल टू 1 कूलम, तो जो ये फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू बाय आर का स्क्वेयर। के क्यू बाय आर का स्क्वेयर। तो यहीं से हम ये निकालते हैं कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। और इसी का दूसरा रूप कि अगर आपको कहीं पे फोर्स निकालना है तो आप Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हो। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आपको, अगर अब मैं क्यू नोट भी नहीं रखना है, आप सीधा इसको यहाँ पे क्या रख लो, 1 कूलम में रख लो। पॉजिटिव ही रखा जाता है, देखो टेस्ट चार्ज है, ये कन्वेंशन है ना। तो मैं नेगेटिव रखूँ, नेगेटिव रखना है रख लो, सिर्फ उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अदरवाइज आपको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही हमें क्या लेना होता है, ये कन्वेंशनल है। ठीक है, कुछ चीज़ें के रूल्स बनाए जाते हैं ना सॉल्यूशन के लिए, ताकि वो यूनिवर्सली सभी को समझ आ जाए, तो उस हिसाब से जो टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको, तो बोला क्या जाता है, टेस्ट चार्ज। तो मेरे हिसाब से आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। मतलब करना क्या है, दोबारा से देखो, एक प्लस क्यू अगर हमारे पास चार्ज है और मुझे यहाँ पे इस पी पॉइंट पे निकालनी है, तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैं डी ले लेता हूँ इस बार, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी सर, ऐसे होगी। क्यों होगी, अभी इसका रीज़न समझ आएगा। यहाँ पे हमें क्या मान लेना है, 1 कूलम का चार्ज मान लेना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, फोर्स वाला फॉर्मूला लिख दो, के क्यू इंटू 1 कूलम अपॉन डी का स्क्वेयर इज इक्वल टू के क्यू बाय डी का स्क्वेयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू के क्यू बाय डी का स्क्वेयर। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ आई है ना। और यहाँ से ये देखो, ये फिर से इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला है, अगर आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू जीरो होगी, है ना। ओ सॉरी, यहाँ पे आर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है। अगर मैं डी लिखूँ, अगर डी की वैल्यू, ओ एक और गलती, बोला सही होगा लिखा गलत है, डी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो ई की वैल्यू टेंड्स टू जीरो होगी। मतलब डी इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है। इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर
जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है। मतलब अगर एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, अगर ये कोई चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कहाँ तक कह सकता हूँ, इनफाइनाइट तक। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है। अब सर, अब हम आगे बात करते हैं कि ये डायरेक्शन वाला क्या बन रहा था। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ कैसे रही है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। अब पॉजिटिव के कारण, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ पे फोर्स भी रिपल्सिव आता ना, दूर की तरफ जाता, तो दूर की तरफ जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दूर की तरफ। समझ आया, क्लियर है। अभी तक इतना बात बताओ भाई। ठीक है, अब ये तो चीज़ें समझने वाली थी। यहाँ से आपको ये डेफिनेशन आप लिख के आ सकते हो, ठीक है, या फिर आप ये वाली डेफिनेशन लिख के आ सकते हो, फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इस फॉर्मूले से आप बना के आ सकते हो, ये जो फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर है। आई होप यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और यूनिट की बात करें, यहाँ से यूनिट भी लिखो। यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ई की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशन आपने निकाल लेनी है, डायमेंशन आपने निकाल लेनी है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो यहाँ पे मैं +1 कूलम का चार्ज मानूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इधर की डायरेक्शन में होगी, K/Q/R²। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मानता हूँ, तो नेगेटिव चार्ज के कारण P पॉइंट पे R डिस्टेंस दूर, Q ही है, तो यहाँ पे तो हमें 1 कूलम का ही चार्ज मानना है, +1 कूलम, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही हमें रखना है। अब पॉजिटिव है और ये सोर्स चार्ज, इसको हम क्या बोल देते हैं, सोर्स चार्ज, कि जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिस चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सोर्स चार्ज जो होगा वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू तो वही K/Q/R²। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टूवर्ड्स होगी, मतलब अवे और टूवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, अवे और टूवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज। अब टेस्ट चार्ज को नेगेटिव मत ले लेना, पूरी दुनिया भैया टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव रखती है, तो आप भी मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही रखो, आप अपनी तरफ से नेगेटिव मत लो। नेगेटिव लेना है, ठीक है, नेगेटिव लेना है तो पहले पूरी दुनिया की डायरेक्शन को चेंज करवाओ। समझ आया इतना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, अब थोड़ी सी चीज़ और हम देख लेते हैं। कई बार इस मैं ना यूनिटरी मेथड लिख रहा हूँ, और ये आपको पता है, एक कूलम पे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो और फोर्स निकालना है, तो फोर्स ऑन 1 कूलम
इज इक्वल टू ई। तो फोर्स ऑन क्यू कूलम कितना आ जाएगा, क्यू ई। ये मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि पता नहीं आप फॉर्मूला ध्यान रखते हो लेकिन उसके पीछे का लॉजिक ध्यान नहीं रखते। ठीक है, अब यहीं से इस स्लाइड के बाद चलो जी हम एक और स्लाइड बनाते हैं अपनी। ठीक है, अब को हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे ऐसे। क्या हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इतना ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दिखाई हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यही पड़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज आएगा तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, है ना। अब यहीं से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को रखा तो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। अगर इसकी वैल्यू Q है तो फोर्स क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू Q है, ठीक है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं E, Q इंटू ई। और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो फोर्स भी इस पे ऐसे ही लगेगा। अब अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रख लेता हूँ, इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई, इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा दोबारा से देखो, माइनस क्यू इंटू ई। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स, देखो फोर्स कितना लग रहा है, माइनस क्यू इंटू ई। अभी जो माइनस बता रहा है ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। देखो मैंने बार बार बोला है वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के आगे अगर आपका नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो वो उसकी डायरेक्शन को बताता है, ये नहीं है कि वैल्यू बताएगा। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है, अगर मैं इसका अब डायरेक्शन मुझे बनानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ईस्ट में है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट में हो जाएगी, ऐसे लगेगा। और मैं इसको प्लस ही कर देता हूं, जब मैंने डायरेक्शन बना ली तो फिर क्या, माइनस साइन। ठीक है, समझ आया, दोबारा देखो कि भैया अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज को रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी चार्ज के ऊपर। ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई और F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक, अब हमारे केस में जैसे हमने पॉजिटिव पे भी क्यू चार्ज लिया था, नेगेटिव पे भी क्यू चार्ज लिया, तो दोनों पे क्या फोर्स सेम लग रहा है, फोर्स सेम नहीं लग रहा, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, क्योंकि एक की डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो दूसरे की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो दूसरे की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। ठीक है, क्लियर है। अब यहीं से समझने के लिए एक छोटी सी इलस्ट्रेशन हम ले लेते हैं। जैसे सपोज करो ऐसे हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है।
ये हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब हमने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, ठीक है, ये एक बॉडी रख दी यहाँ पे, इसका मास m है और चार्ज q है। क्लियर? अब अगर इस बॉडी को, अब अगर इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है तो इस पे चार्ज कैसा होना चाहिए? व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ चार्ज so that it remains at rest? नेचर का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यार, कोई भी चार्ज हवा में है और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें लगी हुई है, इसका मास m है, तो हमें पता है कि ग्रेविटी तो हमेशा ही काम कर रही होगी। यहाँ पे एक mg वेट तो इसका लग ही रहा होगा, है ना, mg मास तो इसका मास के कारण वेट तो इसका लग ही रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पर लगेगा ही लगेगा। अब इसको रहना है रेस्ट पे, दोबारा यहाँ बनाता हूँ, इस पे एक नेगेटिव चार्ज, सॉरी वेट ऐसे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे है। अब ये कब लगेगा? अगर सपोज करो पहली कंडीशन मैं ये ले लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स ऐसे लग जाए, और दूसरी कंडीशन मैं ये ले लेता हूँ फोर्स ऐसे लगे, ठीक है। तो वाइट वाला सही है या ग्रीन वाला सही है? देखो अगर ग्रीन वाला आप जाते हो, ग्रीन वाले के साथ जाते हो, तो ये बॉडी पे टोटल नेट फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा, जिसके कारण ये बॉडी कभी भी रेस्ट पे नहीं रहेगी, ओवरऑल फोर्स नीचे आ गया तो ये नीचे चली जाएगी। तो मेरे हिसाब से वाइट वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल सर, वाइट वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। वाइट वाला ऑप्शन बेटर है तो फिर मतलब इस पे ऐसे चार्ज लग, ऐसे फोर्स लगना चाहिए, फोर्स ऐसे लगना चाहिए। लगेगा कितना? Q इंटू ई लगेगा, और इस डायरेक्शन में ये क्या है डायरेक्शन? सेम एज दैट ऑफ, सेम एज दैट ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो ये चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, तभी तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ चार्ज? नेचर ऑफ चार्ज शुड बी पॉजिटिव, नेचर शुड बी पॉजिटिव। ये चार्ज पॉजिटिव होगा तभी ये रेस्ट पे रह पाएगा, और रेस्ट की कंडीशन क्या होगी? ठीक है, वैल्यू ऑफ चार्ज अगर हम निकालें, वैल्यू ऑफ चार्ज क्या आएगी? अगर ये रेस्ट पे है, नाउ इट इज एट रेस्ट, इक्विलिब्रियम में है, तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम जी बाई ई। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम जी बाई ई। और अब इसका नेचर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी किसी बॉडी को अगर आपको पॉजिटिव चार्ज करना है तो आप क्या बताओगे? क्यों, मैं इसमें फर्दर आगे क्वेश्चन ऐड करते जा रहे हैं जो आपका थ्योरी में हम कवर कर रहे हैं, ये बेसिकली क्वेश्चन है। क्यों अगर पॉजिटिव होगा मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, कि भैया अगर आपको किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे? निकालने पड़ेंगे। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे? इफ आस्क्ड हाउ मच इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड? रिमूव की बात ही समझ आ गई ना, रिमूव करोगे तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव करने पड़ेंगे? तो हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई होता है, तो इसमें पुट कर देंगे एन ई इज इक्वल टू एम जी अपॉन ई,
तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, mg अपॉन स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। ये आपका एनसीईआरटी में पता नहीं कौन सी बुक में ऐसे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो मैंने इसको थ्योरी की फॉर्म में ही आपको क्या कर दिया है, कवर करा दिया। और यही तो आपका, आपने यार ये केमिस्ट्री में भी तो पढ़ा हुआ है, याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूँ। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11 चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अब देखो इसी चीज के साथ ना, अब इन्हीं क्वेश्चंस में आपकी काइनेमेटिक्स भी अप्लाई कराई जा सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, आपको पता है पहले थ्योरी कवर करा के फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो चार्ज के ऊपर मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, सारी वैरायटी मैंने आपकी कवर कर दी है। इवन जो बोर्ड में नहीं भी आया था आज तक वो भी मैंने आपको कवर कर दिया। सो प्लीज रिवाइज काइनेमेटिक्स ऑफ क्लास 11। क्लास 11 की एक बार काइनेमेटिक्स देख लेना। ठीक है, जिसमें आपको क्या देखनी है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन के, जिसमें आपको थोड़ा सा पैराबोला लिख रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगली क्लास में मैं आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। यार सिंपल सी बात है, वहाँ पे हमने बॉडी ली थी ना, इन सब चीज़ों में हम कभी बॉडी को ऊपर फेंक रहे थे, कभी प्रोजेक्टाइल में हमने ऐसे फेंक दिया था। तो अब बॉडी की जगह अगर यहाँ पे चार्ज हो जाए, वहाँ पे पहले इसका मास होता था खाली एम, या मास भी नहीं लेते थे हम तो, इसकी वेलोसिटी दे दी यू, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी दे दी यू, इसमें ऐसे फेंक दिया जी, ऐसे चली गई, ये ऐसे चली चली जाके आ जाएगी। यहाँ पे टाइम निकालते थे, हाइट निकालते थे, वही सब चीज़ें यहाँ पे भी कर सकते हो, चार्ज लगा दिया। और साथ में साथ क्या कर दोगे आप, तो आपने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, या इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, उसका एक और इफेक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, पेंडुलम वगैरह ये सब, बाकी इतनी चीज़ें बोर्ड में नहीं आएंगी, लेकिन काइनेमेटिक्स इक्वेशन इसके साथ, भैया ये मैं आपको किस लिए कह रहा हूँ, और ज़्यादा बड़ा हो गया ये तो, बोर्ड्स, बोर्ड्स इतना पूछ सकता है। ठीक है, बोर्ड्स में ये चीज़ें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी लेवल की नहीं है, तो प्लीज़। अब देखो यार, पी वाई क्यू जो होते हैं ना, पी वाई क्यू आपको सिर्फ एक आइडिया देते हैं कि आज तक क्या पूछा गया है। अब ज़रूरी नहीं है वो यही सब चीज़ें पूछेगा, जो चीज़ उसने पहले पूछी है वही सब चीज़ें वे बाद में भी पूछे। हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना, कितने बच्चों को सीट्स देंगे, इन सब चीज़ों की भी दिक्कतें होती हैं। तो वो भी हर टाइम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा, देखो ये नहीं होगा बहुत सारे क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट आ जाएंगे, लेकिन हाँ 2 से 3 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट आएंगे, और वही टॉपर्स को डिसाइड कर देते हैं। जब भी पेपर बनता है उसमें इजी मोड भी होता है, मॉडरेट भी होता है, और दो, मैक्सिमम भी 2 हो जाएंगे, या हद मार के 3 हो जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे डिफिकल्ट, और वो डिफिकल्ट ये नहीं होगा कि आपका आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा, डिफिकल्ट ये होगा, डिफिकल्टी कैसे बनाई जाएगी, दो, ठीक है, कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया जाएगा। डिफिकल्टी क्या होती है, कॉन्सेप्ट मिक्सिंग, बस, जैसे हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, क्लियर है। अभी मैं आइडिया दे देता हूँ कि आपको करना क्या है। अब अगली क्लास में हम करेंगे क्या, अभी हम वैसे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लो एक ये पॉजिटिव प्लेट, एक ये नेगेटिव प्लेट। ये क्वेश्चन आपने बोर्ड में किया भी होगा, मैंने नहीं भी कराया है अभी। तो यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज को आपने ऐसे वेलोसिटी देके फेंक दिया, अब ये ऐसे जाएगा, है ना, कहाँ पे जाके ये गिरेगा, इसकी रेंज क्या होगी, बन गया आपका प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कितने टाइम में ये गिरेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। ठीक है,
तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। इसकी भैया पैराबोलिक पाथ होगा तो इसकी ट्रेजेक्टरी बता दो। अब आप सोचोगे कि यार ये तो पता ही नहीं क्या चीज़ आ गई, क्या बवाल आ गया हमारे पास, कुछ नहीं था। 11th का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। 11th का कॉन्सेप्ट क्या कर दिया, बस थोड़ा सा मिक्स कर दिया, और तो कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको कल के लिए थोड़ा सा अपने क्लास 11th की नोटबुक उठानी है, वहां से सिर्फ फॉर्मूले अपने क्लास 12th की नोटबुक में लिखने हैं। योर होमवर्क यहाँ पे क्या है, क्लास 11th नोटबुक से, तो मैं तो बिल्कुल ऑफलाइन की तरफ तैयारी करा रहा हूँ आपकी। जो फॉर्मूले हैं, राइट इन क्लास 12th नोटबुक। सर मेरे पास तो है ही नहीं है वो नोटबुक, कहीं से भी फॉर्मूला मिल जाएंगे यार, आपको बुक में से मिल जाएंगे, ऑनलाइन आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, है ना। इतनी चीज़ें करते हो तो ये सब चीज़ें तो आपके लिए बहुत आसान है। तो ये लिखने हैं तो मतलब लिखने हैं। ठीक है, अभी हमने एस एच एम पे भी क्वेश्चन नहीं किया, अभी हमें एस एच एम पे भी क्वेश्चन करने हैं बल्कि। क्लियर, चलो अब चलें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो ये क्या होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट थी इसकी, क्या चीज़। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी एक चार्ज है वो अपने एनवायरनमेंट को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, और वहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और वहाँ पे कोई भी फोर्स आएगा, कोई भी चार्ज आएगा, तो उस पर क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब यार हमें दिखती तो है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें दिखती तो है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, कैसी है, कैसे फोर्स लगेगा, ये सब चीज़ें कोई दिख थोड़ी रहा है हवा में, समझ रहे हो। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये क्या करती है, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हमें पता लग गया तो हमें किसके बारे में पता लग जाएगा भाई, फोर्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एफ इजिकल टू क्यू ई, है ना। तो ये कुछ इमेजिनरी लाइंस, हाँ जी इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, जिसका आप टेंजेंट लोगे, इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट टू विच gives the direction of electric, gives the direction of electric field। ये मतलब इमेजिनरी है, इमेजिनरी है तो सर अपनी मर्जी से बना दी, नहीं जी, इतनी भी इमेजिनरी नहीं लेनी। ठीक है, अपनी सोच से नहीं बनी है, ये बनी है चार्ज के बिहेवियर को देख के। ठीक है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की गई, उसमें अलग अलग जगह पे चार्ज लगा, देखा हमने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसके बाद ये लाइंस ड्रॉ हुई हैं। उसके बाद इन लाइंस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज निकाली उस चार्जेस के बिहेवियर को देख के कि हाँ कैसे कैसे ये लाइंस बनाई जा सकती हैं, कैसे कैसे ये लाइंस बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब सपोज करो ऐसे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और अगर हम तुमसे कहते हैं कि बेटा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अब देखो ये क्या बताएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे ना। कि हम तुमसे बोल दें कि भैया ये ए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मिलेगी हमें, क्या लिखा हुआ है, इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट टू विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। जिस भी इस लाइन पे कहीं पे भी आप टेंजेंट बना दो,
वो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे ए पॉइंट पे, अब सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये नहीं हो सकती है जो कर्व जा रही है ऐसे, नहीं 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 नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कि कहीं से ऐसे कर्व शेप में हमारी क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ठीक है, ये लाइंस जो होती है ये भैया स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ये भैया कर्व भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की शेप कर्व है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो शेप है वो मेरे को थोड़ी सी कर्व्ड लग रही है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए किसी भी पॉइंट पे, तो आप क्या करो, यहाँ से टेंजेंट बनाओ। बनाएंगे एक टेंजेंट, रखें इस पे अच्छे से। ये लो, ये जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी, टेंजेंट ऐसे बनेगा इस पे, इस पॉइंट पे। टेंजेंट क्या होता है? जो बस इसको हल्का सा टच करके जाए, या आप ऐसे ही बना लो। लो, ये वाली जो डायरेक्शन है ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ऐसे है। अब मान लो एक और मैं पॉइंट ले लेता हूँ बी, एक और मैं पॉइंट ले लेता हूँ बी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? तो बी पे भी आप क्या करोगे, टेंजेंट बनाओगे। बी पे टेंजेंट ऐसे नहीं बना देना भाई, टेंजेंट ऐसे जाएगा ना बी का। हाँ जी सर, बी का टेंजेंट ऐसे जाएगा तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो। तो देखो एक ही कर्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कर्व तो एक ही थी, लेकिन उसमें मल्टीपल जो पॉइंट्स होंगे वहां पे किसी भी पॉइंट पे आपको निकालनी है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। पॉइंट पे क्या कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ज़्यादा ही गंदी होगी भैया, तो ऐसे है, तो इसके अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये ऐसे जा रही है। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन कुछ और होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन कुछ और होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, कुछ और होगी। पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, पे ये ऐसे। ठीक है, क्लियर हुआ? शेप देख के डायरेक्शन नहीं बतानी, शेप देख के आपने डायरेक्शन नहीं बतानी, डायरेक्शन पता लगेगी वहां पे टेंजेंट बना के। डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? वहां पे टेंजेंट बना के। अब जब इसको स्टडी किया गया तो हमने कई सारी चीज़ें देखी कि जैसे अगर हम आइसोलेटेड चार्ज बनाते हैं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज। अब यार ये जो टॉपिक है ना, इसको जितने स्टार लगा सकते हो लगा लेना, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है मैं ये भी बता रहा हूँ, इसका रीज़न दे रहा हूँ। आपको वैलिड लगे तो ठीक है मान लेना, नहीं तो आपकी मर्जी या रिस्क में आप आओगे। यार कोई बच्चा ना थ्योरी को रट लेगा, फॉर्मूले रट लेगा, ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वाला जो टॉपिक है ना, ये अगर किसी बच्चे ने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी होगी वही इस टॉपिक को सही कर पाएगा, क्योंकि इसमें इतने ट्रिकी भी जाने के चांसेस हैं। आइसोलेटेड चार्ज का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई इंटरेक्शन नहीं है, खाली पड़ा है, ना कोई फोर्स लग रहा है उस पर, कुछ भी नहीं है। ठीक, अब अगर कोई आइसोलेटेड चार्ज है, अब सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, अवे होती है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, अवे होती है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। अब ये हर डायरेक्शन में होगी, ध्यान रखना, ऐसे। अरे कभी ऐसे,
ये लो, ये मैंने से बना दी हैं। बाकी की मैं पेन से बनाऊंगा क्योंकि इतना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। कहाँ तक जाएंगी? कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक। क्यों? चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अवे है। सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अवे है। अगर वहीं पे आप नेगेटिव चार्ज लोगे तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगी? वर्ड्स। फिर उसके इसमें होगी ना गड़बड़, ऐसे इन्फिनिटी से आ रही होंगी। क्लियर हुआ? ये ऐसे आ रही है। एरो लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एरो नहीं लगा के आओगे वैसे ही गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, डायरेक्शन मैंने बता दी। डायरेक्शन अभी अभी आपको कहीं पे भी लेनी है तो आप कैसे लोगे? टेंजेंट से उसको ले लोगे। ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो सीधी सीधी आपको डायरेक्शन दिख ही रही है। आइसोलेटेड चार्जेस की ये ऐसी होती है। इसको हम बेटा बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। रेडियस के अलोंग है, देखो सर्कल बनाओगे सर्कल बनेगा, ये उसकी रेडियस होगी। रेडियली आउटवर्ड वर्ड क्या यूज़ किया जाता है? रेडियली आउटवर्ड। आप बोर्ड के बच्चे हो तो आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड एंड रेडियली इनवर्ड। और अब और प्रॉपर्टीज की बात करें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई एफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से निकलती है, ठीक है, एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव। नेगेटिव पे जाके ये क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जा रही है। ठीक है, फिनिश। फिनिश मतलब अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब अगर सिंपल मैं एक ही बनाऊं वैसे होगी। क्या ये वापस आई? नहीं आई। तो यहीं से हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लास 10th में आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म क्लोज लूप, याद आया कुछ? मैग्नेटिक फील्ड जो था वो क्लोज लूप बनाती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती। आगे मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी आपकी फेवरेट प्रॉपर्टी जो आप लिख के आते हो, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं बेटा, ठीक है। हम करा दें तो, करा दो तो भाई करा दो। मान लो दो लाइंस, ये ऐसे थी, एक ये ऐसे, ठीक है। दो लाइंस ने क्या किया? इंटरसेक्ट किया। अब दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत यहाँ पे आती है कि आप डायरेक्शन अगर निकालो, डायरेक्शन के लिए क्या होता है? टेंजेंट बनाना होता है। अगर यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, इस पे मैं डायरेक्शन बनाऊँ, ठीक है, इस पे अगर मैं डायरेक्शन बनाना चाहता हूँ तो ऑरेंज वाली लाइंस के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, और वहीं पे अगर मैं ग्रीन वाले के लिए बनाऊँ तो ग्रीन वाला कहेगा नहीं नहीं डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ऐसे होनी चाहिए। अब यार आप एक जगह खड़े हो गए, दो साइड कैसे देख सकते हो? आपकी, है ना, सिर
एक टाइम पे एक ही जगह तो हो सकता है भैया। आप सामने भी देख रहे हो, आप अभी स्क्रीन पे भी देख रहे हो, और आप अभी किचन में भी देख रहे हो, या अपने डोर की तरफ भी देख रहे हो। क्या साइमल्टेनियसली पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, समझ आया इसका रीज़न? तो इसका रीज़न क्या है, पूछा जाता है, और यही आपका फेवरेट, लिखने में भी मज़ा आता है इसको, है ना। बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two directions. There will be two directions of electric field. ठीक है, एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। भाई एक ही टाइम पे आपकी गर्दन एक ही साइड हो सकती है, दो दो साइड कैसे घुमाओगे? क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको ना स्पेसिंग के बारे में बताती है। जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is inversely proportional to spacing between electric field lines। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हो सर? सपोज करो मैं यहाँ पे कोई दो पॉइंट मार्क करता हूँ। एक मैंने पॉइंट लिया ए, और इसी के बिल्कुल सीध में एक पॉइंट मैंने ले लिया बी। अब अगर मैं पूछूं कि आपसे ऑप्शन बताओ मेरे को, ई ए इज इक्वल टू ई बी, ई ए इज लेस देन ई बी, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, और वी डोंट नो, है ना, कि हमें नहीं पता। अब यार देखो, अभी आपको वैसे तो पता है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, तो मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, ए क्यू बाई आर स्क्वेयर। आर कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, और अभी यहाँ से भी आपको देख के पता चल रहा है आर ए इज़ लेस देन आर बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली या ये फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी नहीं पता कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग बिटवीन देम, अगर नहीं भी पता तो हमारे पास ये है। ठीक है, दिमाग हमेशा चलते रहना चाहिए, जुगाड़बाजी में दिमाग चलता है ना, तो वैसे ही जुगाड़बाजी से ही फिजिक्स होती है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके देखो कहीं ना कहीं फिट बैठता है या नहीं। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे। अब इसी को, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। इसको कैसे दिखाएं? देखो यहाँ पे दो लाइंस के बीच की स्पेसिंग, और यहाँ पे दो लाइन के बीच की स्पेसिंग ज़्यादा है ना, बी पे ज़्यादा है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हमने इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जो जो हमने लाइन की, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे स्पेसिंग, कि भैया जहां पे स्पेसिंग ज़्यादा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम। ठीक है, ये चीज़। अब जैसे और अच्छे तरीके से अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एक ये, अब दो पॉइंट यहाँ पे ले लें ए, और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया बी, तो मैं स्पेसिंग से, ठीक है, दो लाइंस के बीच की स्पेसिंग देखो, यहाँ पे ए पे
स्पेसिंग इतनी है, बी पे स्पेसिंग ये है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि स्पेसिंग एट ए इज मोर देन स्पेसिंग एट बी। यस सर, ये लिख सकते हैं। तो स्पेसिंग जिसमें ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। जहाँ पे लाइंस क्लोज क्लोज हैं, ठीक है, लाइंस अगर क्लोज हैं, पास पास हैं, क्लोज क्लोज ऐसे लिखते हैं, पास पास है ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। ठीक है, क्लियर है? और दूसरी चीज, ये तो हमने ये बताया कि चलो इससे ज़्यादा होती है। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, जैसे यार एक ये प्लस क्यू चार्ज है मेरे पास और इससे आर डिस्टेंस पे मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है। ऐसे ही मेरे पास एक टू क्यू चार्ज है, सेम आर डिस्टेंस पे मुझे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? के इंटू टू क्यू बाय आर का स्क्वायर, मतलब टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब देखो ये जो पहले वाला सीन है, पहले वाला केस में और दूसरे वाले केस में चार्ज की वैल्यू डबल हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? डबल होगी। अगर हमने स्पेसिंग सेम रखी है, आर वाला जो कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो हमने स्पेसिंग से लिया। अब मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, स्पेसिंग हम सेम रखें, स्पेसिंग अगर हम सेम रखें तो जैसे ही चार्ज डबल हुआ वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल होगी। तो इसी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है कि भैया अगर आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है और उसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हो, आपने दिखाया ऐसे, प्लस क्यू चार्ज के कारण आपने चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई। तो अगर मेरे पास प्लस टू क्यू चार्ज है और उसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ना प्लस क्यू और प्लस टू क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए हो, अगर आप इतनी बना के आ जाते हो ऐसे ही जल्दबाजी में, आपने ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो बनानी है, तो यहाँ पे आपके ना नंबर कट जाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा। भैया आप क्यू के कारण भी आपने चार ही लाइनें बनाई हैं, टू क्यू के कारण भी चार ही लाइनें होंगी, है ना। अब ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन। तो मतलब यहाँ का मैग्नीट्यूड और यहाँ का मैग्नीट्यूड बराबर है। कैसे बराबर है यार? मैग्नीट्यूड यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाई आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे टू के क्यू बाई आर स्क्वायर है। मतलब अगर यहाँ पे चार लाइनें बनाई हैं तो यहाँ पे उसकी डबल आपको बनानी पड़ेंगी, आपको आठ लाइनें यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी। देखा, इसीलिए कह रहा था मैंने एक नोट लिखा था ना यहाँ पे, बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा चला जाता है ये थोड़ा सा, आप इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं। क्लियर हुआ? अब एक और देखो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखो, यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसकी एक डायरेक्शन भी होगी। ये मैं वेक्टर में भी पढ़ाता आ रहा हूँ बार बार, 11th क्लास में वेक्टर चल रहा है, अगर आपको कहीं भी जरूरत पड़े वेक्टर की तो वो देख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको चेंज करनी है, यूनिफॉर्म का मतलब सेम, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम, हर जगह क्या रहे, ये सेम रहे। अब सेम रहे तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रखनी है तो बेटा उसका मैग्नीट्यूड भी आपको सेम रखना है
और उसकी डायरेक्शन भी आपको क्या रखनी है, सेम रखनी है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी, अरे कहाँ गई, कहाँ गई वही पीछे, अच्छा ये रहा। ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉपी। ठीक है जी, अगर यहाँ का स्पेसिंग आई नो थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ा सा बिल्कुल, ठीक है, माइन्यूटली सा फर्क है। अब इस इधर मैं ए पॉइंट लूँ, इधर मैं बी पॉइंट लूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ ई ए इज इक्वल टू ई बी। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, सेम ए पे भी और बी पे भी। ए पे भी बना बना के देखोगे आप ऐसे बनेगी, बी पे भी आप बना के देखोगे ऐसे ही बनेगी। दोनों के बीच में, दो लाइंस के बीच में स्पेसिंग सेम, दो लाइंस के बीच में स्पेसिंग सेम। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बनानी है, यूनिफॉर्म बनानी है, तो उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब आप इक्वी डिस्टेंट, इक्वी स्पेस्ड लाइंस बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं इक्वी डिस्टेंट, या स्पेसिंग के टर्म में लिखते हैं इसको इक्वी स्पेस्ड। ये सारी की सारी लाइनें इक्वी स्पेस्ड। अब जैसे अगर एक लाइन ऐसे होती, फिर ये ऐसे, फिर ये पास पास हो जाए, अब ये इक्वी स्पेस्ड नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ए और ये बी पॉइंट, डायरेक्शन तो सेम है ना, डायरेक्शन तो सेम है, बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम कैसे नहीं है सर, आपको कैसे पता? स्पेसिंग से, है ना, स्पेसिंग ए की ज़्यादा है स्पेसिंग बी से। अभी बताया था जितनी लाइनें क्लोज क्लोज होंगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई ए इज लेस देन ई बी। हमारा तो ये रिजल्ट आ रहा है सर। अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो फिर ये कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। ये कैसा रिजल्ट है फिर, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, एक लास्ट और बनाए ऐसे, और इसी को ना कॉपी करते हैं तभी थोड़ा ठीक बनेगा। अब कोशिश करेंगे बिल्कुल ही क्या हो, आ, ये रह गया क्या, इक्वी स्पेस बनाने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये बनाई, अब यहाँ पे इक्वी स्पेस्ड है, मैं पहले ही लिख देता हूँ। इक्वी स्पेस्ड है मतलब स्पेसिंग क्या है, बराबर है। अगर विजुअली नहीं दिख रही तो भी स्पेसिंग क्या है, बराबर है। मैंने एक पॉइंट ले लिया ए और इधर ले लिया बी, तो स्पेसिंग सेम है। ए की स्पेसिंग और बी की स्पेसिंग सेम है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है। बट डायरेक्शन अगर मैं देखूँ, ए पे मुझे डायरेक्शन चाहिए तो मैं टेंजेंट बनाऊंगा, ऐसे बनेगा। बी पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो मैं ऐसे बनाऊंगा, है ना। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दो उसका, वो उसकी डायरेक्शन देगा। तो ये ई ए कैप आ गया और ये ई बी कैप आ गया। तो मुझे ये दिख रहा है कि ई ए कैप इज नॉट इक्वल टू ई बी कैप। तो फिर ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो मेरे हिसाब से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आया। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। और सेम जब ही रहेगी जब मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो। मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो। और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को चेंज आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, हर जगह पे सेम रहेगी। तो कभी भी आपको बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस पे आपको ऑप्शन में 4 डायग्राम दे देंगे और पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म चेक करना और नॉन यूनिफॉर्म चेक करना समझ आ गया। खाली इक्वी स्पेस नहीं देखना है, डायरेक्शन देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगली क्लास में इसको फर्दर अभी कंटिन्यू होगा ये। अभी तो हम पैटर्न बनाना सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, आई नो लगेगा कि चैप्टर लंबा चल रहा है, ये चैप्टर है ही बेटा लंबा, बहुत लंबा है। कुछ टीचर्स ना इसको 5-7 लेक्चर में ख़त्म करा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे इसको करने के बाद आपका बोर्ड का एक भी क्वेश्चन छूट गया ना, मेरे पास आ जाना। ठीक है, जितना मर्जी पेपर डिफिकल्ट बना लेना, जितना मर्जी डिफिकल्ट बना लेना, अगर आपका बोर्ड का एक भी क्वेश्चन छूटा तो भैया मैं जिम्मेदारी लूँगा। ठीक है, पढ़ते रहो बस। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। और बेटा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमें मतलब फील गुड फैक्टर आता है। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।